कल जो हम लोगों ने क्लास किया था, दैट वाज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और टॉपिक जो आपका था प्रियम्बल और जुडिशियल रिव्यू। जो भी आपको उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको लिखने की कोशिश करिए। उस पर जो आंसर्स आप लिखेंगे उनको चाहें तो पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए, अपना ग्रुप में, वो मैं चेक कर लूंगा आपका। और जो इन टॉपिक्स पर सवाल पहले आए हुए हैं मेन एग्जामिनेशंस में या फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उसको फिर मुझे बताइए। तो तैयारी आपके तभी ठीक डायरेक्शन में चलेगी विद द क्लास। जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाए उस पर जो प्रीवियस क्वेश्चंस के आए हैं उनको जरूर सॉल्व कर जाए, मेन एग्जामिनेशन का हो या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का हो। करंट से जरूर रिलेट करिए। आजकल चल रहा टॉपिक आपका सेक्शन 8(3) ऑफ द आरपीए एक्ट, वो चैलेंज हुआ है जुडिशियल रिव्यू में ही, हम लोग कल डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट विद सीआरपीसी। सीआरपीसी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर आपका होगा आज का, दैट विल बी सीआरपीसी। ये जो आपका टॉपिक है सीआरपीसी, तो हल्का सा ब्रीफ मैंने आपको दिया था पहले। सीआरपीसी इज बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जो क्रिमिनल लॉ में डिलीवरी सिस्टम हमारे यहाँ है, दैट इज ऑल्सो गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। तो सब्सटैंटिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ वह लॉ जो कि किसी भी एक्ट को, किसी भी ऑफेंस को डिफाइन करता है और उसकी पनिशमेंट बताता है। जैसे कि डिफेमेशन आपका सेक्शन 499 सीआर आईपीसी में है। बट हाउ दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड, जो क्रिमिनल लॉ का जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज टू डिटेक्ट द क्राइम, क्राइम का पता लगाना, जो सस्पेक्टेड लोग हों उनको अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना और उसका ट्रायल करना, और अकॉर्डिंगली पनिश करना अगर इसने कोई ऑफेंस किया है तो। इसके साथ साथ क्रिमिनल लॉ में ये भी बात है कि आपको क्रिमिनल लॉ का जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई इनोसेंट व्यक्ति हेरेस ना हो, तो उसका भी पूरा ध्यान रखा गया प्रोसीजरल लॉ में, जो कि आप सेक्शन 300 के बाद का है। तो क्रिमिनल जो प्रोसीजर लॉ हमारे यहाँ है, दैट बेसिकली डील्स विद टू एस्पेक्ट्स। वन, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, अरेस्ट ऑफ सस्पेक्टेड पर्संस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। और दूसरा पार्ट कि इनोसेंट लोगों को हेरेस ना किया जाए, उनको जो प्रोटेक्शन है, उनको जो सेफ गार्ड है, ये बेसिकली है। अब इस पूरे हमारे क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, वी नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सिंस रूल ऑफ लॉ है, पहले तो हमको लॉ चाहिए, वी हैव सीआरपीसी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए, डिटेक्शन ऑफ क्राइम के लिए वी हैव द पुलिस फोर्स। फिर दोनों पक्षों के बचाव के लिए डिफेंडेंट वकील, प्रोसिक्यूशन वकील, उसके बाद कोर्ट्स चाहिए, न्यायालय चाहिए, उसके बाद जेल, ट्रायल के बाद जो भी कन्विक्शन होगा तो जेल का। तो ये पूरा मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप होता है। तो आपको पूरे क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब आप परसेप्शन कर पाएंगे कि हाउ आवर क्रिमिनल लॉ एक्चुअली वर्क्स। अभी हम लोग उस पर आएंगे। तो दूसरी बात, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं आपको क्रिमिनल लॉ के जो हमारे फेसेस हैं। अल्टीमेटली क्रिमिनल लॉ हमारा मोशन में कब आता है ये आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ स्टार्ट विद व्हेन डज क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन। अचानक क्रिमिनल लॉ मोशन में नहीं आ जाएगा,
जो हमारे सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, सीआरपीसी आईपीसी की, जब मोशन में कैसे आएगा, ये वर्क करना कैसे शुरू होगा। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज जिसमें कि हमारा क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है। इसको हम लोग कहते हैं एफआईआर कंप्लेंट। तो सबसे पहले आपको जानना है कि क्रिमिनल लॉ स्टार्ट कैसे होता है। ऑटोमेटिकली क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी आईपीसी हमारा फंक्शन में नहीं आ जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। देयर हैज टू बी अ स्टेज जहां से क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन। तो वो स्टेज हमारे यहाँ बोला जाता है एफआईआर। अनलेस एंड अनटिल एफआईआर इज लॉज्ड या कोई कंप्लेंट करे, क्रिमिनल कंप्लेंट, तब तक क्रिमिनल लॉ मोशन में नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है सेक्शन 154 आपका क्रिमिनल लॉ का। कंप्लेंट सेक्शन 200। तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी केस में भी क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल हुआ था। पुनीश मोदी जो आपके, उन्होंने क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल किया था सेक्शन 200 में। तो हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन दो तरीके से, या तो उस पर एफआईआर लॉन्च हो, और दूसरा या फिर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट सेक्शन 200 में दाखिल करे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में खूब आता भी आता है ये। तो ये ध्यान रखना होगा कि क्रिमिनल लॉ हमारा मोशन में आता है आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, या फिर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट सीधे कोर्ट में करे। ये आपका कोर्ट में किया जाता है क्रिमिनल कंप्लेंट, सीधे मजिस्ट्रेट के सामने। और एफआईआर आप करते हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस के सामने आपका। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज क्रिमिनल लॉ के मोशन में आने का, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा सेक्शन 154 क्या है और सेक्शन 200 क्या है, क्योंकि इसी के बाद आगे का जो प्रोसेस है, ट्रायल का प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो आपको चीजें क्लियर होंगी आपका। तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेज सेक्शन 154 लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। स्ट्रेट सवाल आते हैं। दूसरा क्रिमिनल कंप्लेंट। ये दो तरीके हैं क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए। इसके बाद जो सेकेंड सिस्टम स्टार्ट होता है आपका, दैट इज इन्वेस्टिगेशन का। आपका एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। एफआईआर लॉन्च होने का मतलब ही होता है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। अनलेस एंड अनटिल एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन आपका नहीं होगा। तो क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए ही एफआईआर, इससे एफआईआर पर जोर दिया जाता है। कोर्ट भी हमेशा कहता है अगर कोई कहीं पर कोई घटना घटी है तो एफआईआर लॉन्च करिए। तो पहला है एफआईआर कंप्लेंट, और इसके बाद फिर आपका ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन की बाकायदा डेफिनेशन है, वो हम लोग अलग सिस्टम है, वो आएंगे हम लोग। जो आपका डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन हैं, तो इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन आपका है। तो आफ्टर द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर दिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। तो ये समझना पड़ेगा फिर इन्वेस्टिगेशन के सारे प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, 161 में क्या है, 164 में क्या है, 167 में क्या है, सारा चीज आपका आगे आएगा ये। फिर सेकेंड जो दूसरा जो पड़ाव आता है, दैट इज 173(2). अपना माइक बंद रखिए। जिसने भी माइक ऑन कर रखा है उस माइक को कृपया करके म्यूट कर लीजिए आप। तो जो सेकेंड आपका है एफआईआर लॉन्च, उसका इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है जो पुलिस करती है। इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एग्जाम्स में खूब आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पुलिस का हर काम इन्वेस्टिगेशन नहीं माना जाता है। पुलिस की वही हरकत जो वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कर रही है, साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए जो काम कर रही है, वही इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। जैसे मान लीजिए एफआईआर हुआ, चौराहे पर कहीं पर, किसी चौराहे पर जो है घटना घटी है, किसी का मर्डर हुआ है, तो पुलिस वहां जाकर
अगर पूछते किसी भाई क्या हुआ है, तो हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो गया वो। लेकिन जब किसी से पूछताछ करती है, उसका रिकॉर्ड करती है, आपने किसको देखा, किधर लोग गए, क्या है, मतलब अगर पुलिस की मंशा साक्ष्य इकट्ठा करना है, तो दैट इज इन्वेस्टिगेशन। वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अभी कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इन सब में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एफआईआर, उसका इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस, और ये इन्वेस्टिगेशन जो खत्म होता है, जो दूसरा पड़ाव है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पहले आप फेसेस समझ लीजिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सीआरपीसी में कितने फेसेस हैं। तो पहला स्टेज जो है, माइल से कहा था माइलस्टोन, आपने पढ़ा हुआ, कहते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में भी, कि फ्रीडम स्ट्रगल के कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं, खूब सवाल आता है। स्वतंत्रता संग्राम के हमारे माइलस्टोन्स, मील के पत्थर की घटनाएं कौन कौन सी हैं, तो 1857 है, कांग्रेस का गठन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो आप बताएंगे ऐसे करके। उसी प्रकार से दीज आर माइलस्टोन्स, स्टेजेस, फेसेस। तो पहला है एफआईआर और कंप्लेंट, जहां से आपका क्रिमिनल लॉ एक्शन में आता है। इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन जहां खत्म होता है, तो दैट इज द सेकेंड स्टेज, 173(2), जिसमें कि पुलिस रिपोर्ट, फाइलिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट नहीं, पुलिस ने एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन किया, जो साक्ष्य इकट्ठा किए, उसकी जो रिपोर्ट बनती है, उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, और 173(2) में वो न्यायालय में दाखिल होती है। तो फर्स्ट स्टेज आपका खत्म हो गया ये। अब वही पुलिस रिपोर्ट जो है फाइनल रिपोर्ट हो सकती है, और यही पुलिस रिपोर्ट आपकी चार्जशीट भी हो सकती है। पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, फिर 173(2) सीआरपीसी में जो रिपोर्ट पेश करेगी वो पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। अगर कोई भी साक्ष्य नहीं मिले एक्यूज के खिलाफ, तो वही होता है फाइनल रिपोर्ट। साक्ष्य मिलते हैं तो हो जाती है चार्जशीट। तो ये आपका, अभी हम लोग आगे आएंगे कि चार्जशीट का सेक्शन कौन सा है, फाइनल रिपोर्ट का सेक्शन क्या है, उसके बाद क्या करना होता है। पहले मेन फेसेस समझ लीजिए। फर्स्ट इज एफआईआर, फ्रॉम वेयर द क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन। फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ एंड फाइलिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, जिसमें कि जितना भी अन्वेषण करके साक्ष्य इकट्ठा किया, वह पुलिस रिपोर्ट के समक्ष मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। वो पुलिस रिपोर्ट आपकी फाइनल रिपोर्ट हो सकती है, मतलब कोई भी नहीं पाया गया साक्ष्य एक्यूज के खिलाफ। चार्जशीट, अगर उसके खिलाफ साक्ष्य पाए जाते हैं, मतलब पुलिस के अनुसार, दोष निर्दोष तो अभी ट्रायल होगा, तब न्यायालय करेगा वो। तो दिस इज द सेकेंड स्टेज, एफआईआर, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर आपका पुलिस रिपोर्ट इज द सेकेंड स्टेज, 173(2). अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू आता है पूरे क्रिमिनल ट्रायल का, दैट इज, सबको आप लोगों को मालूम भी होगा, दैट इज सेक्शन 190, कॉग्निजेंस, संज्ञान। तो नेक्स्ट स्टेज आपका पुलिस रिपोर्ट के बाद वह सेक्शन 190 का है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट। डिटेल हम लोग डिस्कस करें क्या है, लेकिन अभी फेस समझिए आप। पुलिस रिपोर्ट जब पेश होती है 73(2) में, तो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, वो सेक्शन 190 है। मजिस्ट्रेट अगर संज्ञान नहीं लेता है पुलिस रिपोर्ट को, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। संज्ञान लेना मतलब एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड। मजिस्ट्रेट को भी लगता है कि प्रथम दृष्टया अपराध हुआ है, कॉग्निजेंस इज टेकन ऑफ द ऑफेंस, नॉट ऑफ द एक्यूज्ड। संज्ञान जो लिया जाता है वो अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। तो अगर पुलिस रिपोर्ट पेश की 173(2) में, और मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेता है, मतलब अपराध हुआ है, किसने किया है प्रथम दृष्टया, वो अलग अलग स्टेप हम लोग आ रहे हैं। तो 190 इज बेसिकली
कॉग्निजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द ऑफेंस, अपराध का संज्ञान लेता है कि हाँ हत्या का जो रिपोर्ट आया, हाँ हत्या कोई हुई है, तो मजिस्ट्रेट आपका संज्ञान लेता है 190 में। अब 190 में आपका 3 तरीका है। पहला 190 ए, 190 बी और 190 सी। ए, 190 सी, 3 तरीका है संज्ञान लेने का मजिस्ट्रेट का। सेक्शन 191 ए में है कंप्लेंट केस पर, तो सेक्शन 200 में फाइल हुआ था आपका। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। 190 ए में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट। कंप्लेंट किया है किसी ने, उसके आधार मजिस्ट्रेट लगता है कि हाँ जो कंप्लेंट है इसमें दम है, इस कंप्लेंट के अनुसार अपराध हुआ है, तो संज्ञान लेता है। जैसा कि राहुल गांधी केस में कंप्लेंट केस फाइल किया पुरनीश मोदी ने कि हमारा डिफेमेशन हुआ सेक्शन 499, तो पहले संज्ञान लिया मजिस्ट्रेट ने, हाँ हुआ है, अपराध हुआ है, अब किया है, बाद में ट्रायल वगैरह होगा। तो ये आपका सेक्शन 191 ए में कंप्लेंट केस पर संज्ञान। 190 बी में संज्ञान ऑन द पुलिस रिपोर्ट, जो आपने एफआईआर के बाद का देखा। एफआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, और 173(2) में पुलिस ने रिपोर्ट जो पेश की, पुलिस भी देखिए क्रिमिनल लॉ में पुलिस एक पक्षकार होता है, नागरिक एक पक्ष होता है, पुलिस एक पक्ष होती है न्यायालय के लिए। तो पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट पेश कर दिया और मजिस्ट्रेट ने उस पर संज्ञान लिया। सेक्शन 191 ए कंप्लेंट केस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। कंप्लेंट जो धारा 200 में दाखिल होती है बिफोर द मजिस्ट्रेट, सीधा कोर्ट में। 190 बी पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान मजिस्ट्रेट लेता है। और तीसरा जो आपका 190 सी है, तो थर्ड कैटेगरी आपका है, 2 क्लियर है आपको ये। तो तीसरा कैटेगरी है 190 सी, 191 सी। इसमें भी है, एक तो कंप्लेनेंट है, मैंने कंप्लेंट किया, पुरनीश मोदी ने कंप्लेंट किया कि भाई डिफेमेशन राहुल गांधी ने किया, सेक्शन 499, कंप्लेंट केस हो गया 1A में। 1B में पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, फिर पुलिस रिपोर्ट। तीसरा, अगर मजिस्ट्रेट को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, किसी अन्य के उस पर भी, या फिर सो मोटो स्वयं, एनी अदर पर्सन का मतलब एक अपराध हुआ पुरनीश मोदी से डिफेमेशन का, उन्होंने कंप्लेंट किया तो कोर्ट ने संज्ञान लिया 190 ए में। दूसरा पुलिस रिपोर्ट पर एफआईआर के बाद जो होता है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति जाए कहता मजिस्ट्रेट को कि कनॉट प्लेस में या दिल्ली में या नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में, इलाहाबाद में, कहीं पर भी यहाँ पर ये अपराध हुआ है, तो ना किसी ने एफआईआर करी, ना कोई कंप्लेन किया, लेकिन कोई व्यक्ति जाकर कहता है कि देखिए ऐसे 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 वहां पर अपराध हुआ है, तो भी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। या फिर सो मोटो भी, मजिस्ट्रेट कहीं जा रहा है, उसने देखा चौराहे पर भी कहीं पर ऐसी हत्या हुई है, तो भी उसका संज्ञान ले सकता है, वो यहाँ पर उस चौराहे पर ऐसे ऐसे हत्या हुई है, भले किसी ने एफआईआर ना किया हो, इन्वेस्टिगेशन ना हुआ हो। तो 3 तरीके आपके हैं ये संज्ञान लेने के, 191 ए, बी एंड सी। ये संज्ञान ही, कॉग्निजेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस मजिस्ट्रेट ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो वही मुकदमा क्रिमिनल लॉ ठप हो जाता है, क्रिमिनल लॉ से आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये यहाँ पर मजिस्ट्रेट का रोल स्टार्ट होता है, अब पुलिस का रोल यहाँ खत्म,
अब मजिस्ट्रेट को देखना है, न्यायालय को देखना है जिसमें के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अब आपका रोल शुरू होता है इसके आगे। तो फर्स्ट फेज एफआईआर लॉजिंग एंड कंप्लेन, दूसरा इन्वेस्टिगेशन, तीसरा पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे सीआरपीसी में है, यही पूरा निर्णय कर देगा कि मुकदमा आगे चलना है कि नहीं चलना है। इसीलिए संज्ञान को कहा जाता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस ऑफ द क्रिमिनल लॉ इन आवर कंट्री। एंड व्हाट इज कॉग्निजेंस, संज्ञान क्या है, ये परिभाषित कहीं पर भी नहीं है, सीआरपीसी में कहीं नहीं दिया हुआ, केस लॉ से आया है। तो जब हम लोग 190 पर आएंगे तो डिटेल पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का बेसिक मतलब है व्हेन मजिस्ट्रेट अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड। और कॉग्निजेंस 190 में अपराध का होता है, अपराधी का नहीं, इसका ध्यान रखिएगा आपको। अब एक एफआईआर, दूसरा पुलिस रिपोर्ट, तीसरा संज्ञान। अब इसके बाद संज्ञान लेने के बाद जब पुलिस रिपोर्ट आ गई मजिस्ट्रेट के पास, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास आ गया, अब ट्रायल चलना है। तो ट्रायल वो केस जारी का तो चलेगा नहीं, चलेगा तो व्यक्ति का ही। अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो आपका, दैट इज इशुएंस ऑफ प्रोसेस, सेक्शन 204, इशुएंस ऑफ प्रोसेस। मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब इस मुकदमे को आगे बढ़ाना है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट होना है। इशुएंस ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204 में ही मजिस्ट्रेट एक्यूज को बुलाता है, चाहे समन जारी करके, तो समन आप सुनते हैं समन आया है, या वारंट जारी करके। तो सेक्शन 204 ये आपका इशुएंस ऑफ प्रोसेस है। ये बेसिकली कहा जाता है दिस इज कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंडर। जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, मतलब एक्यूज्ड, प्राइमा फेसी मजिस्ट्रेट लगता है, मान लीजिए चार्जशीट दाखिल हुई 173(2) में, या कंप्लेंट जो भी हुआ आपका, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया, अपराध, यहां अपराध हुआ है, चार्जशीट में 10 लोगों का नाम है, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो 3 को ही समन जारी कर सकता है। तो इशुएंस ऑफ प्रोसेस 3 के नाम ही हुआ, बाकी को मजिस्ट्रेट ने, कोई भी मजिस्ट्रेट को नहीं लगा कि इनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य है, तो 7 को नहीं बुलाएगा वो, तो वहीं पर छूट गए वो। पुलिस ने 10 लोगों का नाम दिया है, किसी ए का नाम नहीं दिया है, लेकिन साक्ष्यों को पढ़ के मजिस्ट्रेट लगता है कि नहीं ए भी शामिल हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट उसको भी बुला सकता है इसी समय। इसका इंपॉर्टेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, 313, 315, 319, तो और समझ में आएगा। तो दिस इज इशुएंस ऑफ प्रोसेस, मतलब जब मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को बुलाता है कि अब आपके आगे ट्रायल स्टार्ट होना है, आप आए कोर्ट में आइए। नेक्स्ट स्टेज ये है आपका, इसको आप कह सकते हैं बेसिकली कॉग्निजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। संज्ञान लिया मजिस्ट्रेट ने कि प्राइमा फेसी यह व्यक्ति अपराधी हो सकता है, आरोपी, बेसिकली आरोपी है, उसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल विल डिसाइड इन्होंने अपराध किया है कि नहीं किया है, लेकिन प्राइमा फेसी के खिलाफ कुछ बनता है, हो सकता है इन्होंने अपराध किया हुआ हो। तो ये आपका फिर जाके समन। और एक सवाल अक्सर एग्जाम्स में आता है कि व्हेन डज अ पर्सन गेट्स अ राइट टू प्रेजेंट हिज व्यू पॉइंट बिफोर द कोर्ट। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया 190 में, और आपसे ऑप्शन रहता है 190, 204 ऐसे करके। तो किसी भी आरोपी को, किसी भी व्यक्ति को 204 में जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तभी राइट मिलता है। संज्ञान लेते समय कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मजिस्ट्रेट ने गलत संज्ञान लिया है। व्यक्ति को अधिकार ही मिलता है जब उसको समन किया जाता है। तो 204 में ही, इशुएंस ऑफ प्रोसेस के बाद ही किसी व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है कि न्यायालय के समक्ष अपनी बात कह सके कि वो दोषी है कि निर्दोष है।
उसके पहले कोई उसका राइट नहीं है। अक्सर एग्जाम्स में आता है ये कि व्हेन डज एन एक्यूज पर्सन गेट्स अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट। तो ये आपका सेक्शन 204 में के बाद ही मिलता है। न्यायालय में भी कई लोग, वकील साहब लोग मुकदमे दाखिल कर देते हैं, 190 संज्ञान को ही दाखिल को चैलेंज कर देते हैं कि मजिस्ट्रेट ने गलत संज्ञान दिया है, तो तुरंत खारिज हो जाता है। इस समय राइट ही नहीं है आपको, क्योंकि अपराध का संज्ञान लिया गया। इससे आपको क्या मतलब? अपराध हुआ है कि नहीं हुआ, किसको क्या मतलब, इसका ध्यान रखना आपको। तो ये गलत कोर्ट्स में खूब मुकदमे दाखिल होते हैं कि हर एक्शन, कोर्ट के हर एक्शन को चैलेंज किया जाता है, तो गलत है। राइट ही मिलता है आपको सेक्शन 204 के बाद, जब बाकायदा बुलाता तो आप कह सकते हो मुझे गलत बुलाया गया तमाम। एक स्तंभ आपका स्टेज ये है। इसके बाद फिर अगला आता है ट्रायल क्वेस सिस्टम आपका। इसके बाद 204 के बाद ही ट्रायल प्रक्रिया क्वेस स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आपका, हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ट्रायल कई प्रकार के हैं। सेशन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, समरी ट्रायल है, समन ट्रायल है। तो इस 204 के बाद प्रक्रिया आती है डिस्चार्ज की। फिर आपकी आती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और फिर आपका आता है एविडेंस लोग देते हैं, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। और फिर आपका जजमेंट आता है एक्विटल या कन्विक्शन का। डिस्चार्ज अक्सर लोग समझते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद आता है, नहीं, पहले आता है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी 173(2) में, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया 190 में, 204 में समन किया आपको मजिस्ट्रेट ने। तो मजिस्ट्रेट के सामने ही आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल कर देते हैं, भाई मेरे खिलाफ कोई चार्ज बनता ही नहीं है, वो डिस्चार्ज है। लगेगा कि हाँ कोई चार्ज के खिलाफ बन ही नहीं रहा है, तो डिस्चार्ज वाला उनको अलाउ होता है। और जब डिस्चार्ज की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, खारिज हो जाएगा, तब मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करता है कि आपके खिलाफ ये चार्ज बना। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेज है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही वह स्टेज है, वह सेक्शन है जिसमें कि जो एक्यूज व्यक्ति है उसको मालूम रहता है कि मेरे खिलाफ क्या चार्ज लगा है। अतः एक्यूज को मालूम होता है कि मुझे न्यायालय में क्या डिफेंड करना है, बाकी पुलिस रिपोर्ट में क्या आया कैसे कोई मतलब नहीं है, पुलिस ने क्या चार्ज लगाया। तो चार्ज फ्रेम किया है मजिस्ट्रेट ने, आपके खिलाफ ये चार्ज पाए गए। तो नाउ एक्यूज नोज कि मुझे क्या न्यायालय में डिफेंड करना है। दूसरा, डिफेंस प्रोसिक्यूशन वकील, सरकारी वकील, सरकार को भी ये क्लियर होता है कि उसे न्यायालय में क्या साबित करना है। एक्यूज कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, मालूम है चोरी, मुझे अपने आप को सेव करना है। और मजिस्ट्रेट कोर्ट को भी क्लियर होता है कि न्यायालय में एक्यूज के संदर्भ में किस ऑफेंस के संदर्भ में पूरा ट्रायल अपना केंद्रित करना है। अगर चार्ज में चोरी लगा है तो केवल चार्ज के एलिमेंट पर ही अपना ध्यान लगाता है कोर्ट में। चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अलग अलग केसेस, अलग अलग टाइप के ट्रायल्स में चार्ज के सेक्शन अलग है। उसके बाद एविडेंस, दोनों पक्ष साक्ष्य देते हैं, फिर न्यायालय अपना। तो ये बेसिकली फेसेस है आपका। ये आपको समझ लेना कि ये सीक्वेंस है सीआरपीसी का पूरा। फर्स्ट जो आपका स्टार्ट होगा कहां से, 154 सेक्शन 200, ये कंप्लेंट, ये एफआईआर। इसके बाद क्रिमिनल लॉ मोशन में आएगा, ये आपका 173, ये 173(2) आएगा। इसके बाद 190, ये ऐसे यहां पर। और ये सेक्शन 200 का मतलब
क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल है और पुलिस मजिस्ट्रेट को मालूम है कि पर्याप्त साक्ष्य व्यक्ति ने दे दिया है, तो सीधे संज्ञान की बात आती है। चाहे तो कंप्लेंट खारिज कर देगा पहले की, प्राइमरी देश बनता ही नहीं है, और कई बार लगता है कि नहीं इसमें और इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तो पुलिस के पास ही भेज सकता है, वो क्या अलग मुद्दा आपका आएगा। फर्स्ट स्टेज सेकेंड एफआईआर में, उसके बाद संज्ञान आएगा दोनों केस में 190। इसके बाद इशुएंस ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204, जिसमें कि समन किया जाता है। इसके बाद आपका आ गया डिस्चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। उसके बाद दोनों पक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और फिर आपका न्यायालय जजमेंट देता है कि दोषी हैं कि निर्दोष हैं। तो ये जो आपके माइलस्टोन्स हैं, इनको बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, कॉग्निजेंस, इशुएंस ऑफ प्रोसेस, डिस्चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एविडेंस एंड जजमेंट। जब हम लोग सीआरपी से भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट। इस पूरे व्यवस्था को चलाने के लिए जो आधारभूत ढांचा हमारा है वो क्या है। पुलिस, न्यायालय, बचाव पक्ष का वकील, सरकारी वकील, जजमेंट, जेल, तमाम चीज, ये आपका स्ट्रक्चर है। किस कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, कौन सी चीज कैसे होगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका। और एक जो हम लोग को आज डिस्कस करना था, बेसिकली टेरिटरी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब सीआरपीसी भारत के किस भूभाग में लागू होता है, प्लस ये हो गया टेरिटरी का जुरिडिक्शन, क्षेत्रीय भौगोलिक अधिकार क्षेत्र। फिर सेक्शन 4 में आपका आएगा लीगल, किस लॉ पर लागू होता है। फिर एक जुरिडिक्शन आपका सेक्शन 177 में है कि मजिस्ट्रेट के सामने किस प्रकार का अधिकार क्षेत्र, किस टेरिटरी का। अब मजिस्ट्रेट से पैरेलल जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, बनारस के पुलिस इलाहाबाद का नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती, इलाहाबाद के पुलिस दिल्ली का इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। तो क्या इन्वेस्टिगेशन का उसका अधिकार क्षेत्र है, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और फिर कल से विल स्टार्ट कि जो आपका सेक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग इस फेसेस को कंप्लीट करेंगे। एफआईआर वाला, इन्वेस्टिगेशन का तमाम चीजें, इसके बाद विल स्टार्ट जो और प्रोविजंस आपके हैं, फिर सेक्शन 300 के बाद। तो इस सिस्टम से पढ़ेंगे आप, तो सीआरपीसी आपको याद रहेगी, समझ में आएगी। अल्टीमेटली यू विल हैव टू डायरेक्टली, सीधे आपके दिमाग बना रहा है कि हम न्यायालय की प्रोसीडिंग्स को देख रहे हैं। ये पूरा पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पार्ट क्लियर होना चाहिए, तब सीआरपी समझ में आएगी और याद होगी। अदरवाइज इसमें अकेले सेक्शन 487 कितने हैं, और जब एक बार समझ में आ जाएगा सीआरपीसी, फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। हाई स्कोरिंग पेपर है। ट्रायल क्यों अलग अलग है, 313 में क्यों ऐसा होता है, 315 में ऐसा क्यों होता है, 319 में ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें रटने लगते हैं आज जब आप, तो एग्जाम में गलत भी होता है और उसका आपको पूरा लाभ भी नहीं मिलता। समझ के करना है, समझेंगे तो आपको सेक्शंस याद भी होंगे। किसी को कुछ पूछना है अभी तक के बारे में तो पूछ लीजिए। तो फिर सेकंड क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे जब, तो फिर स्टार्ट विद सेक्शन 1 जहां पर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात है। जो कुछ पूछना है, क्योंकि सेशन खत्म हो रहा है, कल से वाला सेशन आपका क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूअस 2 घंटा चलेगा आपका, फिर आज 40 मिनट्स, फिर आपका फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, किसी को पूछना है, अभी किसी को पूछना हो तो आप इसको ऑन करके पूछ सकते हैं। अपना अनम्यूट करिए एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस।
और जो सवाल आपको क्लास में दिए जाएं, इस क्लास का आपको तभी फायदा है जब आप सोचें कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, उस हिसाब से क्लासेस आप लोग करिए। केवल कहने के लिए हम लोग ऑनलाइन है, लाइव चल रहा है, बट मान लीजिए कि फिजिकली हम लोग क्लास में बैठे हैं, आपको नोट्स भी मैं दूंगा, प्लस जो आप आंसर्स लिखेंगे उसको हम लोग चेक भी करेंगे, और इंटरेक्टिव आपका जब पूछने लगेंगे सवाल आप, तो फिर और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।